हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम सफलता टाइम बाल मनोविज्ञान सफलता टाइम्स। साथियों, समय नष्ट ना करते हुए बढ़ते हम अपनी क्लास की ओर शिक्षा शास्त्र में। साथियों, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। यहाँ जो आप बीच में खाली स्थान देख पा रहे हैं, इसके लिए हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिले हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, ये आप देखिए जल्दी जल्दी से, फिर हम बताएंगे इसमें से कौन सा आपका सही है। देखिए, इसमें हमको जो पहला क्वेश्चन दिया है कि शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। सेकंड हमको दिया गया है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। थर्ड ऑप्शन इसमें दिया गया हमको मूल्यांकन प्रक्रिया। और साथियों, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो यहाँ पर साथियों हम आपको बता दें इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। आपने अपना देख लिया होगा, ठीक है। अब आप उससे मिलान कर ले। इसमें हमारा साथियों सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाता है। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाला सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर जान लें कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में साथियों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यचर्या का विशेष महत्व है, क्योंकि पाठ्यचर्या विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम है साथियों। इसीलिए हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, ये हमारा ऑप्शन इसका सेट हो जाता है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा इसमें सेकंड ऑप्शन है साथियों, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति में मूल रूप से आधारित है। यानी कि यहाँ पर कहा गया क्वेश्चन में साथियों, समझने की बात है थोड़ा सा, कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। यहाँ पर इन्होंने हमको 4 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पर जब भी आप अपना एग्जाम में बैठेंगे, प्रत्येक ऑब्जेक्टिव में आपको 4 ही ऑप्शन मिलते हैं। उनमें से आपको एक सेलेक्ट करके वही चुनना होता है। देखिए, क्वेश्चन में जो 4 दिए जाते हैं ये बड़ा सीटेट में कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आपको सही क्वेश्चन तक पहुंचना है। आपकी तर्क शक्ति इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आप सही क्वेश्चन को पकड़ लें। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं। जो हमारा ये ऑप्शन है, इसमें हमको 4 ऑप्शन मिले हैं। इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, सेकंड है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, थर्ड है हमारा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, फोर्थ है हमारा शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। ठीक है साथियों, अब मैं आपको बता दूं कि इसमें से हमारा क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही है, लेकिन उससे पहले आप अपना चुन लें कि आपके हिसाब से इसमें कौन सा है, ताकि हमको आपकी संप्राप्ति का अध्ययन होता रहे। ठीक है, आप कमेंट में हमको बताते चलें कि इसमें से हमारा आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अब हम आपको बता रहे हैं कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है साथियों। ठीक है ना। देखिए, बात कर रहा है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। 4 ऑप्शन इसमें आपको दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बात कर रहा है निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है इसकी। तो साथियों, यहाँ पर हम आपको बता दें तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बैठेगा, इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन सेट बैठता है, क्योंकि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन इसमें सेट बैठता है साथियों। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति अपनाने से बच्चों में सक्रियता बढ़ती है साथियों, और उनकी मानसिक व शारीरिक विकास होता है। और शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर ही आधारित है। इसीलिए हमारे यहाँ पर विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ही इसमें हमारा ऑप्शन सही सेट बैठता है। आप ये जान गए होंगे साथियों। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक बच्चा अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है। ठीक है साथियों,
इसमें भी हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है सीखने की सादृश्यता नियम, दूसरा है सीखने का प्रभाव नियम, तीसरा है हमारा सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सीखने का तत्परता का नियम। साथियों, आप इसमें अपना चयन कर लें कि आपके हिसाब से कौन सा इसमें सही है। चलिए, आपने अपना देख लिया होगा कि आपके हिसाब से कौन सा इसमें सही है। अब मैं आपको बताता हूं साथियों, इसमें जो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन है हमारा कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है। तो साथियों, ये देखिए, जैसे कि प्रश्न से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सीखने का प्रभाव नियम। ठीक है साथियों, इसमें हमारा सीखने का प्रभाव नियम सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बता दें, जैसे आपका ऑप्शन ही इसको बता रहा है और आपके प्रश्न से भी स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो सीखने का प्रभाव का नियम है, यह अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। इसीलिए साथियों, यहाँ पर हमारा सीखने का प्रभाव नियम ठीक है, ये इसमें हमारा सेलेक्ट हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, फोर्थ हमारा क्वेश्चन जो है ये है हमारा कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है साथियों। इसमें भी हमको 4 ऑप्शन जो हैं वो सामने हैं हमारे। अब इसमें आप देखिए कि मानसिक विकार से है, गणितीय विकार से है, पठन विकार से है, या व्यवहार संबंधी विकार से है। साथियों, जल्दी से आप अपना चयन कर लें कि आपके हिसाब से कौन सा सही है, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसका आपका कौन सा सही है। साथियों, इसमें हम आपको बता दें कि इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वाला थर्ड ऑप्शन साथियों, ये थर्ड पठन विकार। ठीक है साथियों, इसमें हमारा थर्ड पठन विकार सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बता दें जो डिसलेक्सिया है यह पठन विकार से संबंधित होता है। इसमें आपको मैं बता दूं, इसको आप ऐसे भी जान सकते हैं कि जो डिसलेक्सिया लेक्स की बात आ रही है। लेक्स यानी कि चश्मे में लेंस जब हम लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? कुछ देखने के लिए, पढ़ने के लिए, है ना। तो इसमें लेक्सिया यानी कि डिसलेक्सिया जब लेंस की बात आए तो आप समझ लिए कि ये पठन विकार से संबंधित है। ठीक है साथियों, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एक बात और महत्वपूर्ण बता दूं, जो डिसलेक्सिया है यह एक अधिगम विकलांगता है। जो डिसलेक्सिया है ये एक अधिगम विकलांगता है साथियों। विशेष तौर पर मनुष्य इसमें लेखन प्रणालियों को पढ़ने में समस्या होती है, यह मुख्यतः पठन विकार है। ठीक है साथियों, मैंने आपको बता दिया है, इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है कि डिसलेक्सिया लेंस की बात आ रही है तो पठन विकार से संबंधित ये हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ साथियों। देखिए हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है साथियों, इसमें जो हमें पूछ रहे हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है साथियों, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमको जो ऑप्शन है, पहला हमारा ऑप्शन है इसमें अन्य सामान्य बच्चों के साथ, सेकंड ऑप्शन है हमारा विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है हमारा इसमें विशेष विद्यालयों में, और फोर्थ ऑप्शन हमारा विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। ठीक है साथियों, जल्दी से आप अपना इसमें चयन कर लें। मैं आपको बताता हूं कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों, हमारा जो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, आपने अपना देख लिया होगा, मैं आपको बता दूं, इसमें जो है विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चों की बात है, बच्चों की जो शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए वो अन्य सामान्य बच्चों के साथ कराई जानी चाहिए। इसमें हमारा पहला ऑप्शन ठीक हो जाता है, अन्य
सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। इसमें जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें हमारा अन्य सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा साथियों इसमें। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं जिसको आप नोट कर सकते हैं साथियों, क्योंकि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं ना साथियों, उनको सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इनके विकास के लिए विद्यालय के वातावरण एवं शिक्षकों का इनके प्रति व्यवहार भी सुधारा जाना चाहिए तथा मानसिक रूप से पिछड़े छात्रों पर शिक्षकों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है साथियों, क्योंकि ये हमारा समग्र शिक्षा भी यही कहती है जो मैंने आपको बताया है। इसलिए साथियों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जो शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, अन्य सामान्य बच्चों के साथ कराई जानी चाहिए। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों देखिए, हमारा अगला ऑप्शन है इसमें, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको खाली स्थान दिया गया है के प्रति संचेत होना चाहिए। जब भी आप प्रश्न को पढ़ें, इसमें कंफ्यूज ना हो, उसको समझे थोड़ा ध्यान से कि प्रश्न में हमारा क्या पूछ रहा है। देखिए साथियों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, हमारा प्रश्न है, देखिए पढ़िए इसको आप आराम से, कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए, यहाँ खाली स्थान आपका आ ही गया है, के प्रति सचेत होना चाहिए। जो हमें इसके चारों ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शन को आप देखिए साथियों। हमारा पहला ऑप्शन जो इसमें दिया गया है, हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। ठीक है साथियों, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। और यहाँ पर आप प्रश्न देख लें, इसमें कहा गया है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए या खाली स्थान के प्रति सचेत होना चाहिए, यानी कि जो आकलन है उसको उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है साथियों। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा जो पहला ऑप्शन था, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, बिल्कुल नहीं साथियों, ये तो एकदम से गलत हो गया यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने की बात हो रही है आकलन में, तो अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना करने का कोई मतलब ही नहीं बैठता है साथियों। ठीक है ना, और हम बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, कि विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। ठीक है साथियों, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सेट बैठ रहा है इसमें। लेकिन इसको बिठाने से पहले हम आगे भी जान लेते हैं कि अगले प्रश्नों में क्या है। इससे भी बेटर यदि ऑप्शन आता है तो वो भी हम देखेंगे, फिर तो वो भी हमारा हो सकता है। आगे भी हम पहले देख लेते हैं, एकदम से किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। चारों ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए, जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिक हो उसी को हमको सेलेक्ट करना चाहिए साथियों। अब हमारा इसमें तीसरा जो ऑप्शन दे रहा है साथियों, कि शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। ठीक है साथियों, बिल्कुल नहीं है, ये भी इसमें सेट नहीं है। क्योंकि इसमें कह रहा है कि शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। ठीक है, नहीं, ये तो बिल्कुल इसमें गलत है। ठीक है साथियों, क्योंकि यहाँ पर बात आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए, ठीक है ना, उसकी हो रही है कि इसके लिए हमारा कौन सा आंसर महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है इसमें प्रतिपुष्टि, यानी कि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। ये भी साथियों, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये भी इसमें नहीं है। क्योंकि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, ये कहीं से कहीं भी इसमें सेट नहीं बैठता है। तो साथियों, इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन ही, साथियों इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन ही बिल्कुल राइट है, कि विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। अब आपको मैं बता दूं किस तरीके से ये आपके लिए ठीक है। साथियों, आपने प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ा, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको नोट करा दूं, आप लिख लें इसके बारे में। क्योंकि साथियों, शिक्षक द्वारा आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देते समय सचेत रहना चाहिए, अन्यथा बालकों में
निराशा उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, समझ गए होंगे साथियों। यानी कि हमको जब हम आकलन करते हैं उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए, उसमें हमें क्यों सचेत होना चाहिए, और ये मैंने इसमें आपको बताया कि हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। इसमें आपको मैंने थोड़ा सा ये नोट लिखा दिया है, आप चाहे तो दोबारा नोट कर लें। मैं दिखा रहा हूँ आपको कि शिक्षक द्वारा आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत विद्यार्थी की उपाधि देते समय सचेत रहना चाहिए, अन्यथा यानी कि ऐसा नहीं है, उसके बाद में आप ऐसा नहीं करेंगे तो बालकों में निराशा उत्पन्न हो सकती है। और जब बच्चों में निराशा उत्पन्न हो जाती है तो उसमें उसके जो परिणाम होते हैं साथियों बहुत ही गलत होते हैं। हमको यह ध्यान रखना है कि बच्चों में निराशा उत्पन्न ना हो। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। साथियों, इसमें हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला हमारा प्रश्न है साथियों, प्रतिभाशाली होने का संकेत है। साथियों, इसमें हमारा अगला ऑप्शन है प्रतिभाशाली होने का संकेत है। इसमें इससे पहले हमें खाली स्थान दिया गया है। ये जो चारों ऑप्शन है इसमें से हमको सेलेक्ट करना है कि इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है साथियों। अब आपने प्रतिभाशाली के बारे में, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके बारे में अच्छी प्रकार जान रखा होगा, तो उन्हीं में से जो उसकी विशेषता है वो हमको यहाँ पर सेट बैठानी है। अब ये कह रहा है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अब आपने प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं पढ़ी है, लेकिन यहाँ बाद में कह रहा है कि होने के संकेत नहीं है। वो ये नहीं पूछ रहा है कि प्रतिभाशाली होने के क्या गुण हैं, क्या क्या संकेत है, पूछ रहा है ये जो प्रतिभाशाली बालक नहीं होते हैं उनके क्या संकेत है, यानी कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। इनमें से हमको उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है कि जो बच्चे को प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। इसलिए इनमें से देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले है हमारा सृजनात्मक विचार, ये भी हमारा प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ठीक है, क्योंकि सृजनात्मक विचार ये कह रहा है होने का संकेत नहीं है। दूसरा है हमारा दूसरों के साथ झगड़ना, ये बिल्कुल स्टिक है हमारा साथियों, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ठीक है, ये दूसरों के साथ झगड़ना बिल्कुल भी प्रतिभाशाली बच्चों का कार्य नहीं है। ठीक है, नहीं, क्योंकि उसमें निगेटिव पूछा गया है, संकेत नहीं है, तो नहीं के हिसाब से तो साथियों दूसरों के साथ झगड़ना यही हमारा सेट बैठता है। क्योंकि प्रतिभाशाली होने का संकेत में सृजनात्मक विचार, अभिव्यक्ति में नवीनता और जिज्ञासा, ये सभी प्रतिभाशाली के अंतर्गत आते हैं। और वो पूछा है उसमें होने का प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो इसमें हमारा बिल्कुल दूसरों के साथ झगड़ना सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, आपने भी यही सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों इसमें हमारा देखिए जो अगला ऑप्शन दिया गया है, इसमें क्या कहा गया है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय, ठीक है, किसको जाता है। ये जो इसका श्रेय बीच में जो डैक्स है, ये मनोवैज्ञानिक का नाम हमको यहाँ फिट करना है कि किसको जाता है। इसमें देखिए प्रश्न में पूछा गया साथियों कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। साथियों देखिए मैं जो आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, CTET में तर्क शक्ति के क्वेश्चन आंसर आते हैं। यदि आपने अपनी तर्क शक्ति को मजबूत कर लिया है तो आप बड़ी आसानी से CTET को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं डेली आपको तर्क शक्ति के सवाल का कराऊंगा, 1-2 सेट डेली कराऊंगा मैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और यहाँ पर मैं बता दूं जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। और यहाँ पर विशेष रूप से साथियों मैं बता दूँ, ये जो हमारा चैनल है ये एजुकेशन प्लस लेटेस्ट न्यूज़ है। यहाँ पर साथियों हम CTET टेस्ट आदि की तैयारी भी कराते हैं, उसी के साथ साथ हम शिक्षकों और शिक्षा मित्रों संबंधित सभी न्यूज़ भी अपने चैनल के द्वारा प्रकाशित करते हैं साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने चैनल की ओर साथियों।
हम अपने चैनल के द्वारा आपको बता रहे हैं अगले क्वेश्चन में कि इसके हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। साथियों देखिए, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग, स्किनर। ठीक है साथियों, ये 4 मनोवैज्ञानिक हमको दिए गए हैं, इनमें से आप अपना सेलेक्ट कर लें कि आपके हिसाब से कौन सा है। फिर मैं आपको बताता हूं कि इसमें हमारा कौन सा सही है साथियों। देखिए साथियों, इसमें तो आपने मेरे हिसाब से एकदम से पकड़ लिया होगा कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। साथियों, मैंने आप पहले भी जीन पियाजे के बारे की थ्योरी आपको सारांश में भी बताई है, उसमें भी हमने बताया कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का जो सर्जन कर लेते हैं, इसका श्रेय किसको है? ये पियाजे इसमें आ जाएगा साथियों, ये पियाजे को जाता है। ठीक है साथियों, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ साथियों कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का जो सर्जन करते हैं, इसका श्रेय पियाजे को है। ठीक है साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो जीन पियाजे थे साथियों, ये स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है साथियों। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, आप भी यहाँ पर जान लें कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय पियाजे को जाता है। ठीक है साथियों, ये इसमें ऑप्शन हमारा चारों में से ये पियाजे ठीक हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए हमारे अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए आप, इसमें हमारा पूछा गया है कि कर्तिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, ठीक है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि, देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और तर्क शक्ति का है। ठीक है, इसको देखेंगे आप, यह आपकी तर्क शक्ति कितनी मजबूत है। देखिए साथियों, आप इसे पढ़िए और इसमें से अपना क्वेश्चन निकालिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही बैठता है। साथियों, इसमें दिया गया है कि कर्तिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? देखिए ऑप्शन हमको मिले हैं कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, बिल्कुल नहीं देता है। अगला ऑप्शन है हमारा, शिक्षकों की यह मांग होती है, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, बिल्कुल नहीं, शिक्षक ऐसी कोई मांग नहीं करते हैं कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। अगला ऑप्शन है हमारा, कर्तिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। ये भी गलत है इसमें, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता कि बच्चों को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं हो, बच्चों को अपना घर पसंद होता है। ठीक है साथियों, इसमें हमारा अगला ऑप्शन रह गया है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन इसमें बिल्कुल स्टिक बैठता है साथियों, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि कर्तिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है, तो वो यही दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसीलिए वह विद्यालय में काफ़ी बात करती है। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपने भी इसमें ही फोर्थ क्वेश्चन आंसर ही सेलेक्ट किया होगा साथियों। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। ठीक है ना, हमारा जो अगला क्वेश्चन है साथियों, एक शिक्षिका को, ठीक है साथियों, अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही है कि एक शिक्षक हो या शिक्षिका हो को अपना विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? ठीक है साथियों, इसमें हमको जो ऑप्शन मिले हैं, 4 ऑप्शन मिले हैं साथियों, इनमें से आप अपना सेलेक्ट कर लें, आपके हिसाब से कौन सा सही है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें हमारा एक ऑप्शन है शिक्षा समाजशास्त्र, दूसरा ऑप्शन है हमारा सामाजिक दर्शन, तीसरा हमारा मीडिया मनोविज्ञान और चौथा है हमारा साथियों उसमें शिक्षा
मनोविज्ञान। देखिए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा क्वेश्चन है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? ठीक है साथियों, शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तो आपने अपना इसमें सेलेक्ट कर लिया होगा कौन सा सही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं साथियों, इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन शिक्षा मनोविज्ञान ठीक हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसको आप नोट कर लें। आशा करता हूं कि आपने भी इसी का चयन किया होगा साथियों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में भी बता दूं, जब क्वेश्चन की बात चल रही है। देखिए, जो शिक्षा मनोविज्ञान है, इसके अंतर्गत शिक्षण, अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा, संवेग, चरित्र विकास एवं वृद्धि, व्यक्तित्व, सृजनात्मकता, रुचियाँ इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ये सभी विषय वस्तु एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का अवसर प्रदान करते हैं। ये शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं साथियों। यही इसी प्रश्न में मैंने शिक्षा मनोविज्ञान को भी क्लियर कर दिया है साथियों। ठीक है, हम अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा ऑप्शन है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। बात कर थोड़ा क्वेश्चन को समझेंगे साथियों कि वो कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। देखिए साथियों, जो सीखने की प्रक्रिया है इसमें अभिप्रेरणा का क्या कार्य होता है, मैं पहले आपको बता दूं कि अभिप्रेरणा क्या है साथियों। देखिए, अभिप्रेरणा जो है किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित होना या करना है साथियों। ठीक है, नहीं दूसरे शब्दों में आप इसको इस प्रकार समझ ले साथियों कि अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास भी करती है। ठीक है साथियों, ये मैंने अभिप्रेरणा के बारे में आपको बता दिया है। अब इसी से आप आंसर को पकड़ेंगे साथियों। ठीक है, देखिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। सेकंड ऑप्शन है हमारा पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। बिल्कुल नहीं, अभी हमने आपको बताया गया है अभिप्रेरणा से के बारे में, इसलिए ये भी इसका ऑप्शन गलत है साथियों। ठीक है ना, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। बिल्कुल गलत है, अभी मैंने पहले ही अभिप्रेरणा के बारे में आपको बता दिया था। यदि आप वही चीज़ अपने जहन में बिठा के बढ़ते जाएंगे तो तुरंत ऑप्शन को पकड़ लेंगे। देखिए, फोर्थ ऑप्शन में क्या कहा है कि शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। बिल्कुल राइट ऑप्शन भाई साहब आपका साथियों, फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। यही हमारा फोर्थ ऑप्शन जो इसमें है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। आशा करता हूं आपने भी यही चयन किया होगा। ठीक है साथियों, क्योंकि हमने पहले ही आपको अभिप्रेरणा की परिभाषा बता दी थी, उसी के हिसाब से आप इसको पकड़ पा रहे हैं आप कि इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है साथियों, इसमें क्या कह रहा है कि सीखना समर्थ हो सकता है यदि, पहला ऑप्शन है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। पहला ऑप्शन हमारा इसमें ठीक है, लेकिन पहले हम आगे बढ़ते हैं कि इससे भी बेटर यदि हमको ऑप्शन मिलता है तो वो हम ले लेंगे, जांच कर लेते हैं। सेकंड हमारा है इसमें कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, ये भी ठीक है हमारा। शिक्षण विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। और फोर्थ ऑप्शन हमारा कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। ठीक है साथियों, लेकिन इसमें देखिए बात क्या हो रही है कि सीखना समर्थ हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए। इसलिए पहला ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल जो हमारा सही ऑप्शन इसमें सेट बैठ रहा है चार ऑप्शनों में से, वो हमारा सेट यही बैठ रहा है। ठीक है नहीं, क्योंकि साथियों मैं आपको बात बता दूं क्यों बैठ रहा है इसमें हमारा ये पहला ऑप्शन ही क्यों इसमें हमारा सेट बैठ रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर जान ले साथियों
कि सीखना जीवन की एक मूल प्रक्रिया है। साथियों, जो सीखना है वो जीवन की एक मूल प्रक्रिया है। साथियों, एक कक्षा में छात्र बेहतर तरीके से तभी सीख सकता है जब उसके समक्ष वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए। ठीक है, इसीलिए साथियों हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन ठीक हो जाता है। आशा करता हूँ आपने भी पहले ही क्वेश्चन का चयन किया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें साथियों, इसमें जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। ठीक साथियों, ठीक है, आप देख लें इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन को आपने पढ़ा और समझा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। अब हम ऑप्शन देखते हैं। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बात शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है ऐसा नहीं है। आप अधिगम कहीं भी कर सकते हैं। तो यही हमारा पहला ऑप्शन इसमें सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन उससे पहले, सेलेक्ट करने से पहले हम आगे अन्य ऑप्शन भी जान लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, बिल्कुल ठीक है साथियों। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, ये भी ठीक है ना। अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, बिल्कुल ठीक है। अब यही ऑप्शन आपका फर्स्ट इसमें बिल्कुल सेट बैठ जाता है, क्योंकि आप प्रश्न को समझिए। देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो इसमें हमको शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, यही ऑप्शन इसमें आ गया है हमारा। ठीक है साथियों, आशा करता हूं आपने भी यही ऑप्शन इसका सेलेक्ट किया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है साथियों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। ठीक साथियों, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। यानी कि प्रश्न में हमको दिया गया है कि जो हमारी कक्षा में 5वीं कक्षा के जो बच्चे हैं और वो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं, उनको क्या होना चाहिए। हमको ऑप्शन मिला है कि उनको निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। ठीक है, आप भी इसमें देखते रहें कौन सा है, आप मुझको बताएंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन सा आपके लिए ठीक है। ठीक है साथियों, आप अपना चयन कर लें, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, फिर मैं आपको स्पष्ट करता हूँ उसको। सेकंड हमारा कि जो 5वीं कक्षा दृष्टिबाधित विद्यार्थी है के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। ठीक है साथियों, ये भी अब तक तो मेरे हिसाब से दोनों क्वेश्चन ऊपर ले गलत बैठ रहे हैं। तीसरा देखते हैं के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बिल्कुल मेरे हिसाब से यही क्वेश्चन सही है साथियों, बिल्कुल राइट है आपका। इसमें 14 क्वेश्चन में आपका ये थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए साथियों। ठीक है, अब देखिए फोर्थ ऑप्शन है इसमें के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो इसमें हमारा बेटर जो क्वेश्चन है थर्ड है। ठीक है, 14वें का थर्ड क्वेश्चन इसमें हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपने भी यही क्वेश्चन इसका चुना होगा साथियों। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैं डेली 2 पार्ट में वीडियो, ताकि लंबी ना हो, डेली 2 पार्ट में एक शिक्षा शास्त्र, चाहे वो पर्यावरण का हो, बाल मनोविज्ञान का हो, हिंदी का हो, मैथ का हो, एक आपके 30
प्रश्नों को जो लेकर आना, 30 प्रश्नों को आपके जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, मैं उसको 2 बार में 15-15 क्वेश्चन आपको प्रतिदिन समझाऊंगा साथियों, ठीक है नहीं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो राइट में आपके बेल आइकन है इसको दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों इसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। देखिए प्रश्न को आप बड़े ध्यान से समझेंगे साथियों। इसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। इसमें ऑप्शन दिया गया है कि पढ़ाने की उत्सुकता को, ठीक, मतलब समझिए आप क्वेश्चन उस भाई साहब यहाँ पर कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक, जो प्राथमिक स्तर है उस पर एक शिक्षक है, यानी कि आप अपने आप को भी वहाँ शिक्षक के मान लीजिए कि आप वहाँ पर एक शिक्षक है। निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। पढ़ाने की उत्सुकता है जो, उसको मान लें, धैर्य और दृढ़ता है जो, उसको मान लें, ठीक है साथियों, या शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में जो दक्षता है उसकी, उसको मान ले, महत्वपूर्ण मानना है इसमें, या अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। देखिए चारों ऑप्शन बहुत बढ़िया दिए गए हैं साथियों इसमें, और यहाँ पर आपकी तर्क बुद्धि कार्य करती है कि आपको कौन सा इसमें से सेलेक्ट करना है। इसी तरह के क्वेश्चन सीटेट में आते हैं जो आपको घुमा देते हैं कि ये आप ये नहीं जान पाते हैं कि इसमें से हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप धीरे धीरे देखिए प्रश्न को समझिए। इसमें कहा गया है प्राथमिक स्तर पर, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की बात हो रही है, कि जो एक शिक्षक है, ठीक है, में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। अब बात प्राइमरी के बच्चों की, छोटे बच्चों की हो रही है, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन धैर्य और दृढ़ता ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक शिक्षक को जो महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए वो है धैर्य और दृढ़ता। मेरे हिसाब से धैर्य और दृढ़ता इसमें सेट है। आपका भी यही होगा, आशा करता हूँ। आप कमेंट में जरूर बताएं कि 15वें में आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है। हमने बता दिया है कि इसमें सेकंड ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको चारों ऑप्शन पढ़ दिए हैं कि ये इसमें सेट बैठते हैं कि नहीं, वो उसमें सेट नहीं बैठ रहे हैं। इसमें जो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक है उसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो होती है उसको मानना चाहिए। उसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता। चूँकि साथियों अभी हमने आपको चारों ऑप्शन तो पढ़कर बता दिए हैं, अब मैं आपको बता दूं धैर्य और दृढ़ता हमने इसमें क्यों सेलेक्ट किया है। अब जो हमने इसमें जो धैर्य और दृढ़ता चुना है, इसका पीछे जो कारण है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि साथियों आप यहाँ पर जान लें कि विद्यालय में सभी छात्र एक जैसे नहीं होते हैं। आप कक्षा में जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर सभी बच्चों का जो स्तर पढ़ने का होता है, सीखने का होता है, वो समान नहीं होता है साथियों, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पर कुछ जल्दी बातों को सीख लेते हैं तो कुछ उसके लिए अधिक समय लगाते हैं साथियों, ठीक है नहीं। इसलिए सभी छात्रों को समान रूप से आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक में धैर्य एवं दृढ़ता का होना अति आवश्यक है। इसलिए हमने यहाँ पर धैर्य और दृढ़ता को चुना है साथियों। यही हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा साथियों। आशा करता हूँ कि आज जो हमने आपको सीटेट में तर्क शक्ति के 15 क्वेश्चन समझाए हैं आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गए होंगे, और साथियों आप इनको एक बार ध्यानपूर्वक समझें और किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए जल्दबाजी ना दिखाएं। प्रश्न की तह तक जाएं और उसको समझें और तब अपने आंसर का चयन करें, तब आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है साथियों। तब तक के लिए बाय बाय।